वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और हमारा जो चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो है ब्लैक बॉडी के बारे में, कि ये ब्लैक बॉडी चीज क्या है। ए स्टूडेंट्स, एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट रेडिएटर या एमिटर। अब एक कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं यहां पे वो ये करते हैं कि यहां रेडिएटर की जगह आप लोग रिफ्लेक्टर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ब्लैक बॉडी जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो रेडिएट करती है। रिफ्लेक्ट और रेडिएट में फर्क होता है। ब्लैक बॉडी के ऊपर जितनी भी ज्यादा लाइट डाली जाए वो सारी की सारी उस पर लग के एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। फिर अगर आप उसी को हीट करें तो वो जो लाइट एब्जॉर्ब हुई होती है वो रेडिएट होती है। तो ये है ब्लैक बॉडी का कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है। अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो एक कलर है जिसको हम कहते हैं वेंटा ब्लैक। ये 99% ब्लैक बॉडी है क्योंकि ये 99.3% एब्जॉर्ब कर सकती है। इसी तरह ब्लैक सूट, ठीक है, ये कोयले से मतलब कोल से बनाया जाता है और ये भी काफी हद तक ब्लैक बॉडी है। लेकिन जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाने का तरीका है वो क्या है कि आप एक बॉक्स लें और उसकी एक छोटी सी ओपनिंग रख दें। तो अब क्या होगा कि अगर कोई भी लाइट इसके अंदर जाएगी तो वो यहां से बाउंस होती रहेगी और होते 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 इवेंचुअली खत्म हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से अगर आप लोग देखें कि आप कोई भी बॉक्स ले लें और उसके अंदर छोटा सा होल करें तो वो होल आपको ब्लैक नजर आता है। रीजन क्या है कि जो भी लाइट अंदर जाती है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद इवेंचुअली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास ब्लैक बॉडी क्रिएट करने के। अब ये तो हमने ये पार्ट देख लिया कि ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। अब हमने इसका दूसरा पार्ट देखना है कि ब्लैक बॉडी इज ऑल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर। अब इस तरह है स्टूडेंट्स कि अगर इसी बॉक्स को मैं, ये जो भी मैंने बनाया था, अगर मैं इसी बॉक्स को कंसिडर कर लूं और मैं कहूं कि अब मैं इसे हीट करता हूं, तो हीट करने से क्या होगा कि ये इधर से लाइट्स को रेडिएट करेगा, ठीक है। अब रेडिएशन के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने यह बात याद रखनी है कि जब भी आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो कम एनर्जी की वेवलेंथ, कम एनर्जी की वेव्स एमिट होंगी और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एनर्जी ऑफ वेव्स इंक्रीज होता जाएगा। यही वजह है स्टूडेंट्स कि स्टार्ट में क्या होता है जब आप इसको हीट करना शुरू करते हैं तो जस्ट एक हीट प्रोड्यूस हो रही होती, कोई कलर नहीं नजर आ रहा होता। उसका रीजन यह है कि उस वक्त इंफ्रारेड लाइट एमिट हो रही होती है जो कि नजर नहीं आती। तो इंफ्रारेड क्या, वाइट लाइट एमिट हो रही होती है। जब आप थोड़ा सा और टेम्परेचर करेंगे, ठीक है, तो रेड लाइट एमिट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड के बाद ज्यादा एनर्जी किसकी आती है? रेड लाइट की आती है। जब आप इसको थोड़ी और हीट करेंगे तो ये रेड से शिफ्ट हो जाएगी ब्लू की तरफ, और ब्लू से जो है ये अगेन या इनविजिबल हो जाएगी या वाइट हो जाएगी। और इसका मतलब है कि अब यूवी लाइट एमिट होना शुरू हो गई है। तो जब भी आप ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे तो उसके कलर चेंजेस इस तरह से होंगे। सबसे पहले
कोई कलर नहीं या वाइट, फिर और हीट देंगे तो वो रेड हो जाएगी, रेड लाइट आएगी, फिर रेड लाइट के बाद ब्लू लाइट, बल्कि रेड के बाद ऑरेंज होगी, ऑरेंज से ग्रीन होगी, ग्रीन से ब्लू होगी, और इवेंचुअली फिर वो लाइट गायब हो जाएगी, जिसका ये मतलब होगा कि आप अब अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ गए। अब हम क्या करते हैं कि ब्लैक बॉडी के करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ब्लैक बॉडी है, जिससे हीट रिलीज हो रही है, मैं सबसे पहले इसको 500 केल्विन पे रखता हूं, और 500 केल्विन पे रख के मैं यहां पर एक रिफ्लेक्टर लगाता हूं, जिससे ये सारी की सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां पर मैं एक डिटेक्टर लगा देता हूं। तो यहां पे हमारा डिटेक्टर लग गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 500 केल्विन टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी से एमिटेड रेडिएशंस को स्टडी किया, और मैंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव्स जो कि एमिट हो रही है। तो 500 केल्विन पे मैंने क्या देखा कि मेरे पास एक इस तरह की लाइन आ रही है, तो इसको मैंने नाम दे दिया कि ये 500 केल्विन की लाइन है। अब क्या किया मैंने कि मैंने उसी 500 को इंक्रीज करके 1000 केल्विन कर दिया, और अब मैंने देखा कि जो लाइन आ रही है वो कुछ इस तरह की आ रही है। फिर स्टूडेंट्स 1000 से मैंने क्या किया कि वही मैंने 2000 कर दिया, और 2000 जब किया तो एक इस तरह की लाइन आ गई। तो ये 500, फिर ये 1000 केल्विन, और फिर ये 2000 केल्विन। और फिर अब इस ग्राफ की हेल्प से हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके लिखेंगे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला करेक्टर स्टूडेंट्स ये देखेंगे आप कि एरिया अंडर ग्राफ जो है इसका वो क्या बताता है। तो एरिया अंडर ग्राफ इसका मुझे ये बताता है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया कितनी है। तो यहां पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आपको नजर आएगा कि 500 पे ये एरिया कम है, जबकि 1000 पे अगर आप आए तो ये एरिया ज्यादा हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर जितना ज्यादा हो रहा है तो उतनी ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी एमिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब मैं स्टडी करता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि एमिटेड एनर्जी टेम्परेचर की रेज टू द पावर 4 के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जब मैं यहां पर इक्वल का साइन लगाऊंगा तो यहां पे मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और यहां का जब मैं कांस्टेंट हटाऊंगा तो यहां पे मैं लगाऊंगा सिग्मा और टी रेज टू द पावर 4। इस सिग्मा का नाम होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन -4। तो ये है वैल्यू स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। अब इस रिलेशन से स्टूडेंट एक कॉमन सवाल जो आता है वो ये आता है कि अगर सन का टेम्परेचर 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो अर्थ पे पहुंचने वाली एनर्जी जो है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर ये है कि क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर रेज टू द पावर 4 के, तो अगर आपने टेम्परेचर को 2 टाइम्स किया तो एनर्जी आपके पास 16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका यह आता है कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ रीचेस मैक्सिमम इंटेंसिटी, और उसको हम नाम दे देते हैं लैम्डा मैक्स का। कहने का मतलब क्या है कि देखें, अगर मैं 500 केल्विन की लाइन को कंसीडर करूं, यानी कि इस येलो लाइन को कंसीडर करूं,
तो इस येलो लाइन पे एक खास वेव लेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो 500 के लिए ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है ये लैम्डा मैक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर ब्लू की बात करूं यहां पे, तो ब्लू के लिए ये पॉइंट लैम्डा मैक्स हो जाएगा। अगर मैं 2000 केल्विन की बात करूं तो 2000 केल्विन के लिए ये एक और पॉइंट लैम्डा मैक्स कहलाएगा। यानी कि फॉर एनी टेम्परेचर एक खास वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसको हम कह देते हैं कि ये हमारा लैम्डा मैक्स है। अब यहां पर स्टूडेंट एक और पॉइंट हमारे सामने आ जाता है और वो ये पॉइंट आता है कि अगर हम कंपेयर करें तो हमें यह पता चलेगा कि लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर जो है वो आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। देखिए कैसे, यहां पे आपने टेम्परेचर जो है वो ज्यादा किया ब्लू की लाइन का, लेकिन ब्लू का वेवलेंथ किधर गया, पीछे गया। फिर आपने 2000 के लिए मजीद टेम्परेचर ज्यादा किया और मजीद जो लैम्डा मैक्स है वो किधर गया, और पीछे गया। ठीक है, तो इस तरह से जितना ज्यादा आप टेम्परेचर करते रहेंगे आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होती रहेगी। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या यहां पे मैं लिख सकता हूं कि लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उस कांस्टेंट का क्या नाम होता है, वीन्स कांस्टेंट होता है। और वीन्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है इक्वल टू 2.98 एक्सपोनेंट 10 रेज टू द पावर -3 मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये है वीन्स कांस्टेंट। हमेशा जो लैम्डा मैक्स है वो कम होगा जब आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा वीन्स कांस्टेंट के। और लास्ट बात जो है वो ये है कि अगर आप ये देखें कि एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है वो यूनिफॉर्म नहीं हुई हुई। कैसे, हमने शुरू में पढ़ा कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो एनर्जी बताता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि एरिया जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। शुरू में कम है, फिर ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक फाइनल चीज को डिस्कस करते हैं छोटी सी, और वो चीज हमारे पास ये है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने आके इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, जिसमें से वीन्स था हमारे पास और दो तीन और साइंटिस्ट भी थे। लेकिन जो सबसे एक्यूरेट इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी वो दी हमें प्लांक्स ने और आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने जो है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करके एक्सप्लेनेशन दी और कहा कि जो वेव्स हैं बेसिकली वो है जी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और क्योंकि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं तो इसलिए जब वो एक ब्लैक बॉडी के अंदर इंटर करती हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और फिर जब आप उसे हीट करते हैं तो वो एनर्जी उसी तरह पैकेट्स की फॉर्म में रिलीज होती है। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ज्यादा एनर्जी के पैकेट्स रिलीज होंगे, और अगर कम एनर्जी देंगे तो कम एनर्जी के पैकेट्स रिलीज होंगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का टॉपिक। अब हम चलेंगे आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स ने बेसिकली अपना काम शुरू किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करने के लिए, और उसने ये बात की थी कि जब भी एनर्जी चाहे एमिट हो या चाहे एब्जॉर्ब हो तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती, वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और उसने उन पैकेट्स को नाम दिया था क्वांटा। तो क्वांटा आर बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
फिर फर्दर मोर प्लांक्स ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसने देखा कि ये एनर्जी जो रिलीज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, फिर जब उसने यहां पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो उसको ये पता चला कि रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है कांस्टेंट के। उस कांस्टेंट को उसने नाम दिया स्टूडेंट्स, इस कांस्टेंट को उसने नाम दिया प्लांक्स कांस्टेंट का, एच का नाम दिया। और उसने ये देखा कि हमेशा एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की वो इक्वल आती है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जाउल सेकंड के। ठीक है, तो ये है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स की इक्वेशन। अब अगर हम प्लांक्स इक्वेशन को आगे लेके चलें थोड़ा सा, तो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं जो कि हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले तो ये बेसिक इक्वेशन आ गई जो कि आ गई E इज इक्वल टू एच एफ, जिसमें एच हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है। इसी इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं इस तरह से कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, जिसमें ये C जो है ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट है और ये लेमडा जो है ये आपका वेवलेंथ है। और इसी की तीसरी फॉर्म आ सकती है E इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर, तो इसमें ये जो है ये वेव नंबर आ जाता है। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट से रिलेटेड एक कॉमन एमसीक्यू जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्लांक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस जो हैं वो किस क्वांटिटी के सिमिलर हैं। तो प्लांक्स कांस्टेंट के जो स्टूडेंट डायमेंशंस हैं वो आपने याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम के सिमिलर हैं। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट के सेम डायमेंशंस होते हैं। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा यहां पर अगर हम आइंस्टाइन को डिस्कस ना करें तो यह बात गलत होगी। तो आइंस्टाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी ये भी देख लेते हैं। प्लैंक्स ने स्टूडेंट ये बात की थी कि जो एनर्जी एमिट होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है और उसने उन पैकेट्स को नाम दिया था क्वांटा का। आइंस्टाइन ने फर्दर इसको स्टडी किया और उसने कहा कि ये क्वांटा जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में ही है, यानी कि इनके पास एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और इसने इन क्वांटा को नाम दिया फोटॉन्स का। ठीक है, तो बेसिकली आइंस्टाइन ने बात की फोटॉन्स की सबसे पहली बार। उसने कहा कि फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको प्लांक्स ने नाम दिया था क्वांटा का। अब फोटॉन्स के बारे में स्टूडेंट्स कुछ कॉमन एमसीक्यूज हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला एमसीक्यू आ जाता है आपके पास रेस्ट मैस एंड चार्ज ऑफ फोटॉन। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि रेस्ट मैस चाहे हो या रेस्ट चार्ज हो, वो फोटॉन का जीरो होता है। ना रेस्ट मैस होता है फोटॉन के पास, ना ही उसके पास रेस्ट चार्ज होता है। हाँ, अगर मूविंग फोटॉन की बात की हो या मूविंग पार्टिकल की बात की हो तो उसकी एनर्जी हम फाइंड करते हैं mc² से। तो ये मैस आ जाएगा आपके पास E/c²। तो ये मूविंग का हो सकता है लेकिन रेस्ट मैस फोटॉन का इज ऑलवेज जीरो। तो ये दो एमसीक्यूज भी याद रखिएगा। एक एमसीक्यू इस तरह से आएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन वाज गिवन बाय, तो वो आइंस्टाइन है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटा या पैकेट्स ऑफ एनर्जी वाज गिवन बाय, तो उसका आंसर आपके पास प्लांक्स है। और इस सब की बेस पे प्लांक्स ने मेरे ख्याल से 1916 में अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था और उसको इस पे 1918 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक एंड होता है। अब जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बन भी सकते हैं। और ये टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरी कोशिश होगी कि आपको सिंपल से सिंपल करके समझाया जाए, क्योंकि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बहुत है। ये टॉपिक
ऐसा है कि इसमें सब कुछ आपको नजर आ सकता है कि क्या हो रहा है, फोटॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीजें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि द emission of electrons by photons, और फोटॉन्स किस में होते हैं, लाइट में। ठीक है, तो emission of electrons by photons या लाइट is called as फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपरेटस अगर देखा जाए तो वो इस तरह से होता है कि हमारे पास एक मेटल प्लेट होती है, ऐसे से हमारे पास मेटल प्लेट होती है, और इसके सामने जो है वो हमने एक मेटल रॉड सी रखी होती है, और इनका कनेक्शन कुछ इस तरह से किया होता है कि ये जो मेटल प्लेट है और मेटल रॉड है, इनको हमने कनेक्ट किया होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ ऐसे। यानी कि जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो ये आपके पास जो रॉड है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं जी, कि इसके ऊपर हम फोटॉन्स डालते हैं, यानी कि हम लाइट डालते हैं इस प्लेट के ऊपर। लाइट डालने से स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाके अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव से रिपेल होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और फिर ये हमारे पास सर्किट यूं करके रन करेगा और कंप्लीट होगा। तो हमने क्या किया कि हमने लाइट यानी कि फोटॉन्स की मदद से इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इनका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जस्ट बेसिस। अभी हमने शुरू किए कि उसमें हो क्या रहा है। अब अगली चीज जाते हैं और देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अभी तक हमने ये देख लिया कि जब भी लाइट पड़ेगी एक मेटल पे तो उसके पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है। अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स के अगर उस लाइट की इंटेंसिटी कम या ज्यादा होती है तो तब क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले हमें यहां पर समझने की जरूरत है इस इंटेंसिटी के लफ्ज को कि ये इंटेंसिटी है क्या चीज। ठीक है, तो इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर मैं इस तरह से ले लूं कि मेरे पास दो बराबर के एरियाज हैं, ये दोनों बराबर के एरियाज हैं, और पहले वाले में से 2 फोटॉन्स पास कर रहे हैं और दूसरे वाले में से 4 फोटॉन्स पास कर रहे हैं, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी इसकी इंटेंसिटी से। तो सिंपली अगर मैं कहना चाहूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतनी इंटेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी। अब यहां पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि कंसिडर ऐसे कर लें कि आपके पास 5 बॉल्स पड़ी हुई हैं और मैं इन 5 बॉल्स को क्या करता हूं, पीछे से एक बॉल इन पे फेंकता हूं। ठीक है, ये एक बॉल मैंने फेंकी। तो स्टूडेंट्स आपके ख्याल से ये एक बॉल यहां से कितनी बॉल्स निकाल सकती है, ये एक बॉल यहां से एक बॉल निकाल सकती है। अब अगर मैं 2 बॉल्स फेंकूंगा तो 2 बॉल्स, अगर 3 कर दूंगा तो 3 एंड सो ऑन। यानी कि जितनी ज्यादा मैं नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास निकलने वाली बॉल्स का नंबर भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा।
अब कंसिडर ऐसे कर लें स्टूडेंट्स कि ये वाली बॉल्स जो है ना आपके पास, जिसको आप मार रहे हैं, वो आपके पास फोटॉन्स हैं, और ये जो पीछे वाली बॉल्स हैं ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे। तो यानी कि अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे, यानी कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो जाएंगे। और हमें यह पता है कि करंट जो है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टी। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, और मैं कहूं कि एक तरफ मेरे पास इंटेंसिटी है और दूसरी तरफ मेरे पास करंट है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा आएगा। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और नंबर ऑफ फोटॉन्स का, सॉरी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, यस, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि करंट जो है हमारे पास वो ज्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहां से जो सिंपल एक लाइन है वो क्या है कि इंटेंसिटी और करंट का डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स बढ़ाऊंगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इस सारी स्लाइड में से बस मेन रीजन, ये मेन लाइन है आपके पास कि अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, सिंपल। अब जो नेक्स्ट चीज है वो हम देखेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ। पहले हमने क्या किया था कि हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को वेरी किया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर समझने वाली चीज ये है स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये वाली फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहा हूं तो इसका यह मतलब है कि मैं फोटॉन्स की एनर्जी भी ज्यादा कर रहा हूं। तो अब क्या होगा, अब अगेन स्टूडेंट्स देखें, वही वाला केस कर लेते हैं कि हमारे पास वही 4 बॉल्स पड़ी हुई हैं और इनको पीछे से एक बॉल आ रही है। तो ये कितनी बॉल्स निकालेगी, ये एक ही बॉल निकालेगी। अब मैं कहता हूं कि ये एक ही बॉल पड़ी हुई है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है। तो अब ये कितनी बॉल्स निकालेगी, ये एक ही बॉल निकालेगी लेकिन विद हायर काइनेटिक एनर्जी। इसकी मिसाल स्टूडेंट्स ऐसे से है कि मैं एक बंदा हूं और मैं किसी को धक्का देता हूं। मैं धक्का दे तो एक ही इंसान को सकता हूं, ठीक है। अगर मैं ज्यादा जोर से धक्का दूंगा तो वो इंसान ज्यादा दूर जाएगा, अगर कम जोर से दूंगा धक्का तो वो इंसान थोड़ा सा दूर जाएगा, लेकिन मैं एक वक्त में एक ही बंदे को धक्का दे सकता हूं ना। इसी तरह अगर वही वाली बात दोबारा ले आए कि ये जो है फोटॉन है और ये जो है ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो एक वक्त में एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। अगर मैं इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा तो इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी।
तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई थी, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए थे, तो क्या चीज इंक्रीज हुई थी, हमारे पास करंट इंक्रीज हुआ था। अब अगर हम फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रह रहे हैं, सिर्फ फर्क क्या पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर लिखा जाए तो ये मैं लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अब अगर जितना हमने पढ़ा है उसको अगर मैं समराइज करना चाहूं तो मैं दो किस्म के ग्राफ्स बना सकता हूं, बल्कि चार किस्म के बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला हम रिलेशन देख लेते हैं करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, और काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। फिर हम देख लेते हैं करंट और फ्रीक्वेंसी का, और साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का। तो हमें पता है कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह अगर करंट और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट सेम रहेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चार ग्राफ्स हमारे पास इस तरह से आएंगे। तो यहां पर हमें क्या समझ आती है कि अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाऊंगा, ये देखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाऊंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें सेम रहेंगे, लेकिन क्या चीज बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। ठीक है, तो इतना हमने सीख लिया कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ी, करंट बढ़ा, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ी। इस चीज को समराइज करने के लिए एक दो एमसीक्यूज आप लोगों से पूछ लेता हूं कि पहला एमसीक्यू ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स विल एमिट, बल्कि विल प्रोड्यूस हाईएस्ट या लार्जेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ऑप्शंस में आप लोगों को मैं दे देता हूं, डल ब्लू लाइट, ब्राइट ब्लू लाइट, बल्कि इस ब्लू की जगह ना रेड लिख देते हैं, डल ब्लू लाइट, या फिर all will produce same। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा आपके पास ब्राइट रेड लाइट। वाई ब्राइट रेड लाइट स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर आप देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू जो है वो ग्रेटर होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड से, लेकिन करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के। तो चाहे ब्लू लाइट हो, रेड लाइट हो, इससे हमें गर्ज है ही नहीं। हमें किससे गर्ज है, इंटेंसिटी से। और इंटेंसिटी और ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी करंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो करंट और ब्राइटनेस एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। सेकंड सवाल अगर मैं यही इसी तरह लिखा रहूं और मैं यहां पर यह कह दूं कि विल प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी फोटॉन्स,
तो इसका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा डल ब्लू लाइट। ये सेकंड वाले का आंसर होगा। और इसका रीजन क्या है? इसका ये रीजन होगा कि देखें, डल रेड लाइट हो या ब्राइट रेड लाइट हो, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कलर के ऊपर बेस करती है। अगर दोनों रेड हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। और इंटेंसिटी जो है वो ब्राइट की क्या है? ज्यादा है। इसके मुकाबले में अगर ब्लू की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करूं तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी, चाहे कोई भी ब्लू लाइट है, वो रेड से क्या है? ज्यादा है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स के। तो इस वजह से ब्लू जो है वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगी बनिस्बत रेड के। तो ये एमसीक्यू मुझे लगता है कि आप लोगों की हेल्प कर सकता है आगे इस तरह की चीजों को समझने में कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। ये करने के बाद अब अगली चीज जिसको हमने पढ़ना है वो हमने देखनी है स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने के लिए अगेन हमें अपना स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा कि एक मेटल प्लेट है हमारे पास और सामने इसके एक अदद रॉड है, और इनको हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि रॉड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और ये प्लेट जो है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। हो क्या रहा था कि जब इस प्लेट्स पे फोटॉन्स पड़ रहे थे तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो निकल रहे थे। ये था हमारे पास ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। इस ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं कि रिवर्स कर देते हैं थोड़ा सा। अब क्या करते हैं हम कि हम वही प्लेट लेते हैं और वही रॉड लेते हैं, लेकिन इनके टर्मिनल्स थोड़े से अलग कर देते हैं। यानी कि अब इस रॉड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस प्लेट को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स के जब फोटोन इस पे पड़ेगा तो यहां से हमारे पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। उन इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इधर से निकल गया, यहां पर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इस तरफ होगी। जबकि अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तो वो इसको खींच रही होगी इस तरफ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसे पीछे की तरफ खींच रही है क्योंकि पॉजिटिव पोल किधर है? पीछे की तरफ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन खुद किधर जाना चाह रहा है? आगे की तरफ। अगर तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तो ये इधर चला जाएगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तो हमारे पास ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे ज्यादा कर सकता हूं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहां पर पोटेंशियल इंक्रीज करने से ज्यादा कर सकता हूं। तो होता क्या है कि मैं शुरू में स्लो पोटेंशियल रखता हूं, यहां पर लो पोटेंशियल रखता हूं और देखता हूं कि क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। जब तक हमारे पास सर्किट में करंट आ रहा होता है मैं ये पोटेंशियल ज्यादा करता रहता हूं। ये जो यहां पर मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया ना, इसकी वैल्यू ज्यादा होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप हो जाता है। और ये कौन सा वक्त होता है? ये वो वक्त होता है जब हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी,
उसको हमने इक्वल कर दिया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी किस चीज की इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के, और इस जगह पे हम लिखते हैं v मैक्स स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास होती है v q के। इस केस में q क्या है? इस केस में q है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यानी कि ये आ गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो ये v है ना, इसको हम लिखते हैं v नॉट, और इसका नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो फिर से रिवाइज कराता हूं सारा कि क्या था क्या नहीं था। शुरू में हमने क्या किया कि जो टर्मिनल्स थे वो रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स कर दिया तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे थे उनको पीछे वाली प्लेट अपनी तरफ खींच रही थी। शुरू में हमने पोटेंशियल कम रखा तो पीछे वाली खींचने वाली एनर्जी कम थी और आगे इलेक्ट्रॉन्स के जाने वाली एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन्स आगे जाना चाह रहे हैं, प्लेट उसको पीछे की तरफ खींचना चाह रही है। एक वक्त ऐसा आएगा पोटेंशियल हम ज्यादा करते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन के आगे जाने की एनर्जी और प्लेट के पीछे खींचने वाली एनर्जी क्या होगी? बराबर हो जाएगी, और उस पॉइंट पे हमने जितना पोटेंशियल अप्लाई किया होगा उसका नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपल ये चीज थी, और यहां से हमें ये इक्वेशन मिली। यहां से एक और चीज हम निकाल सकते हैं इक्वेशन, वो है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर अगर मैं v मैक्स को अलग से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि v मैक्स इज अंडर द रूट 2v नॉट e डिवाइडेड बाय m। तो यहां से मैं ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो ये हमने ले लिया फोटो इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिलेशन देखना है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। अब अगेन वही वाली फिगर लेके आगे चलते हैं कि ये जो है ये हमारे पास नेगेटिव के साथ अटैच्ड है और ये पॉजिटिव के साथ अटैच्ड है। तो सबसे पहले बात इस तरह से करते हैं कि नंबर्स लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, मैं एक फॉर एग्जाम्पल बना, इससे बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है 5 हर्ट्ज की। जब एक फोटोन डालता हूं तो यहां पर मेरे पास 2 जूल का इलेक्ट्रॉन निकलता है। 2 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये जस्ट हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 5 हर्ट्ज का जब हमने एक फोटोन मारा फ्रीक्वेंसी का तो 2 जूल का इलेक्ट्रॉन निकला। अब इस 2 जूल के लिए मुझे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो चाहिए वो भी कितना चाहिए? फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट्स चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा सेटअप है कि 5 हर्ट्ज का जब फोटोन पड़ेगा तो 2 जूल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसको रोकने के लिए 2 वोल्ट्स की पोटेंशियल चाहिए होगा। अब क्या करते हैं कि यहां पर हम 5 जूल के 5 हर्ट्ज के 3 फोटॉन्स डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे? 3 ही निकलेंगे, और तीनों की एनर्जी कितनी होगी? 2 होगी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर भी हमें कितना ही चाहिए होगा? 2 ही चाहिए होगा, क्योंकि हर एक की एनर्जी तो उतनी है। तो वो एक ही प्लेट है ना, तो उसी ने खींचना है सबको। तो अगर उस प्लेट के पास 2 वोल्ट पोटेंशियल है तो वो खींच सकती है वापस सबको। तो यहां पर मैं क्या चीज कर रहा हूं ज्यादा? यहां पर मैं इंटेंसिटी ज्यादा कर रहा हूं। तो इंटेंसिटी को ज्यादा करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर काइनेटिक एनर्जी पे नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो यानी कि इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है।
इसके मुकाबले में अगर मैं 5 हर्ट्ज की जगह 15 हर्ट्ज करूंगा तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 6 वोल्ट्स के निकलेंगे, 6 जाउल के निकलेंगे। और अब 6 को रोकने के लिए मुझे यहां पर पोटेंशियल भी कितना चाहिए होगा, 6 वोल्ट चाहिए होगा। तो यानी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी और उसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर मैं अब एक सारी चीजों को समराइज करके 2 ग्राफ्स बनाना चाहूं तो मैं इस तरह के ग्राफ्स बना सकता हूं कि पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है और ये करंट का एक्सिस है। पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये हमारे पास ऑपोजिट किया हुआ पोटेंशियल है और ये करंट है। यहां पर मैं 2 रेस को कंपेयर करता हूं। पहली येलो वाली की जो है वो हाई इंटेंसिटी है और ब्लू वाली की जो है वो लो इंटेंसिटी है। जबकि यहां पर येलो वाली की जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी है और ब्लू वाली की जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है। ऊपर वाले केस में हमने इंटेंसिटी, इस फ्रीक्वेंसी सेम रखी हुई है और नीचे वाले केस में हमने इंटेंसिटी सेम रखी हुई है। तो अब देखते हैं कि कैसा सा ग्राफ बनेगा। यहां पर हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बनेगा। इस तरह का ग्राफ बनेगा। में क्या समझ आ रही है, इस ग्राफ में यह समझ आ रही है हमें स्टूडेंट्स के जो येलो का करंट है वो ज्यादा है। देखें वाई एक्सिस पे बात हो रही है ना, यहां पर वाई एक्सिस में ये करंट ज्यादा है और ये करंट कम है। जबकि दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। जबकि अगर यहां पर बात की जाए तो करंट जो है वो सेम है जबकि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो वही सारी चीज यहां पर समराइज हुई कि इंटेंसिटी कम या ज्यादा करने से क्या होता है, करंट पे फर्क पड़ता है और फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा करने से किस पे फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पे, और इन टर्न किस पे फर्क पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो ये सारी चीज हमने कर ली। अब आखिरी जो चीज आती है वो है हमारे पास वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट। सिंबल होता है ये ऐसे करके हमारे पास। अब क्या करें स्टूडेंट्स के, कंसिडर ये करें कि यहां पर हमारे पास एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एटम के और इस ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इसके बीच में यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है। अब अगर मैं एक फोटोन इसके ऊपर लॉन्च करूंगा तो ये फोटोन क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालेगा। ये है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि सबसे पहले जो है वो इस फोटोन को ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो अगर मैं कहूं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थी, यहां पर जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी
वो 10 जूल थी और मैं फोटोन डालता हूं यहां पर 30 जूल एनर्जी का, तो क्या होगा कि इस 30 जूल में से 10 जूल यूज हो जाएगा इसको ब्रेक करने में, और बाकी का जो 20 जूल होगा वो अपेयर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। है कि जब मैं फोटोन की जो एनर्जी होगी वो किस किस चीज में अपेयर होगी, सबसे पहले वो वर्क फंक्शन को ब्रेक करने में यूज होगी, उसके बाद जो है वो फिर अपेयर होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। तो यहां पर लिखा जा सकता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन अपेयर्स इन वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी इक्वल होती है एच एफ के, वर्क फंक्शन इक्वल होता है एच एफ नॉट के, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। अब मुझे पता है कि यहां पर एच एफ नॉट का आप को नहीं समझ आ रही होगी कि यहां पर ये क्या चीज है, तो अब उसके लिए डिटेल से पढ़ते हैं कि वर्क फंक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहां पर वर्क फंक्शन के ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन हमारे पास इक्वल होता है एच एफ नॉट के, और ये एफ नॉट जो होती है ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात की जाए सीजियम कोटेड सिल्वर प्लेट की, तो उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड में लाई करती है। बात की जाए अगर सोडियम और पोटेशियम की, तो ये फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी में लाई करती है। और अगर बात की जाए अदर मेटल्स यानी कि इनके अलावा किसी मेटल की, तो उनके लिए ये स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट में लाई करता है। तो सारे का समरी क्या है कि वर्क फंक्शन बेसिकली एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, और जितनी ज्यादा जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा हमारे पास वर्क फंक्शन होगा। और जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतनी ही ज्यादा हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मुझे सोडियम और पोटेशियम को एज अ प्लेट बना के उसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है, तो मुझे विजिबल लाइट की जरूरत होगी कम से कम। अगर उससे ज्यादा एनर्जी की लाइट लाऊंगा तो मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, एंड सो ऑन। तो ये वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा कि वर्क फंक्शन क्या होता है। लास्ट में समराइज करने की कोशिश करते हैं इसको, और फिर इसके थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। समराइज कुछ इस तरह से करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स, ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी चीज थी कि इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी की वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और इन टर्न हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, जबकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी
और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज थी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं लाइट की, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स और करंट जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगली चीज हमने देखी थी कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो अपेयर होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क फंक्शन, और बाकी की जो चीज है वो अपेयर हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। और इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने देखा कि वर्क फंक्शन जो है वो इक्वल होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। तो ये आ गई समरी। समरी के बाद अब थोड़े से एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आ गया, frequency of light is equal to threshold frequency will be kinetic energy of electrons। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स जीरो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो। कैसे जीरो? कि हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर दिया है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इक्वेशन होती है हमारे पास एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर लिखा जा सकता है एच एफ नॉट इज इक्वल टू एच एफ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये यहां पर कैंसिल हो जाएंगे और काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो अगर हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी लेस देन हुई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, तो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगली जो चीज है एमसीक्यू वो इस तरह का है कि डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स एंड plate is increased 2 times, what will be the effect on current? तो इसका आंसर इस तरह से निकलता है स्टूडेंट्स के इंटेंसिटी और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेट इनवर्स रिलेटेड होते हैं स्क्वायर के। तो अगर डिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स हो गया है तो इंटेंसिटी जो है वो 1/4 टाइम्स हो गई है। ठीक है, और अगर इंटेंसिटी जो है वो 1/4 टाइम्स हो गई है तो करंट भी क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी और करंट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर इस तरह से निकलता है। ये एमसीक्यू मैंने आपको ये इक्वेशन पढ़ाने के लिए कराया है कि इंटेंसिटी और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेट का स्क्वायर ऑफ इनवर्स का रिलेशन होता है। और लास्ट में एक और एमसीक्यू के इस तरह का सवाल आया होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
is reverse of X-ray production. और ऑप्शंस में दिया हुआ होगा कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों इसका आंसर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है? क्योंकि एक्सरे प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को प्लेट पे फायर करके एक्सरेस यानी कि फोटॉन्स निकाले जा रहे होते हैं, जबकि इसमें फोटॉन्स को प्लेट पे फायर करके इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए जा रहे होते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिवर्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो पहली एप्लीकेशन आती है वो आती है हमारे पास फोटो सेल की। अब फोटो सेल में क्या है स्टूडेंट्स कि सिंपल एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मैकेनिज्म है कि ये आपके पास एक शीट है और इस शीट के आगे आपने एक वो टर्मिनल रखा हुआ है जिसको आपने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पे आपने इस बड़ी शीट को कनेक्ट किया हुआ है नेगेटिव चार्ज के साथ। और यहाँ पर मैंने एक लाइट सोर्स रखा हुआ है कंटिन्यूसली। यहाँ से मैंने एक लाइट सोर्स रखा हुआ है जो कि कंटिन्यूसली इस पर लाइट डाल रहा है। अब जब इस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होंगे तो वो इधर जाएंगे और सर्किट में करंट रन करेगा। यहाँ पर मैं एक अदद गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ जो कि सर्किट के करंट को रीड कर रहा होगा। तो सिंपल कहने का मतलब ये कि जब तक इस पर लाइट डल रही होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से सर्किट में करंट रन कर रहा होगा। अब अगर किसी भी वजह से स्टूडेंट्स लेट से कि ये करंट ब्लॉक होता है, यहाँ पे ये करंट, ये लाइट ब्लॉक होती है यहाँ पे, तो इस लाइट के ब्लॉक होने की वजह से इस करंट में चेंजेस आएंगे जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, और वो करंट के चेंजेस हम डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दे दूं, सबसे पहले सिक्योरिटी सिस्टम्स में, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स में कंसिडर ये करते हैं कि हमारे पास एक डायमंड पड़ा हुआ है लेट से, उसके नीचे हम एक प्लेट रख देते हैं और ऊपर से इसके ऊपर लाइट डालते रहते हैं कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे लाइट पड़ती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन सर्किट में शामिल होते हैं। अगर कोई भी बंदा लेट से इस डायमंड को उठाने के लिए हाथ आगे करता है तो ये लाइट ब्लॉक होगी, और इस लाइट के ब्लॉक होने की वजह से एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा काफी मॉल्स में ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक डोर्स जितने होते हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं। कैसे? आपके फ्लोर पे जो है वो पड़ा होता है एक प्लेट, और टॉप से जो है उस पर लाइट आ रही होती है इंफ्रारेड। वो हमें नजर इसलिए नहीं आती क्योंकि वो IR लाइट होती है। अब जब भी कोई बंदा इस लाइट के नीचे आएगा तो वो लाइट स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से करंट में चेंजेस आएंगी, और वो करंट में आने वाली चेंजेस जो है वो फिर आपके लिए डोर को ओपन करेंगी। तो ये मुख्तलिफ जो हैं ये यूजेस हैं आपके पास फोटो सेल के। इसके अलावा अगर आगे जाएं तो बात कर सकते हैं हम सोलर सेल्स की। सोलर सेल्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सोलर सेल मोर और लेस इसी फिनोमेना पे काम करते हैं। सोलर सेल में हमने एक लाइट फोकसिंग अपरेटस रखा होता है अपने पास, और उसका काम होता है कि वो लाइट को फोकस करे एक मेटल पे, जो कि देन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उसकी वजह से करंट जनरेट होगा, और उस करंट के जरिए हम बैटरीज को
चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास सोलर सेल का मेन कॉन्सेप्ट कि सोलर सेल किस तरह से काम करता है। अब इसी की मदद से आपकी बुक में मेंशन है कि काफ़ी ज़्यादा पावर प्लांट्स बन रहे हैं, और दुनिया का जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो आपके पास पोर्टुगल में है, जो कि 11 मेगा वॉट बनाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद उसकी एप्लीकेशंस का। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी, और अभी हम करेंगे क्वांटम्स इफेक्ट। क्वांटम्स इफेक्ट की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय अ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है हमारे पास सिंपल क्वांटम्स इफेक्ट की डेफिनेशन। क्वांटम्स इफेक्ट में होता क्या है कि क्वांटम्स इफेक्ट में हमारे पास एक एटम है, और उस एटम के पास एक लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। यहां पर है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम इस पे एक फोटोन बम्बार्ड करें या लॉन्च करें, ठीक है, ये फोटोन आया इस पे और इसने इसे स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक के बाद क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरफ आ जाता है इस तरह करके, और ये फोटोन जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, और ये एक खास एंगल पे जो है दोनों डिफ्लेक्ट होते हैं, और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये है बेसिकली हमारे पास क्वांटम इफेक्ट के एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, और फोटोन लगने के बाद अपना पाथ चेंज कर लेता है और इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। ये स्टूडेंट्स ऐसी ही एक चीज़ है कि अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि मेरे पास एक बिलियर्ड्स की टेबल है, बिलियर्ड्स या स्नूकर या 8 बॉल पूल, उसकी मेरे पास एक टेबल है, और इस पे जो है मेरे पास वाइट बॉल होती है एक। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वाइट बॉल है, और ये एक और बॉल है यहां पर। तो जब मैं इस वाइट बॉल को इस पे स्ट्राइक करूंगा तो ये वाइट बॉल खुद इधर चली जाएगी, और ये ब्लू बॉल जो है ये डिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी अगर मैं इसको एक खास एंगल पे टच करूंगा तो यहां पर भी ऐसा ही एक चीज हो रही है कि जो फोटोन है वो एक्ट कर रहा है एज अ बॉल, और वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके उसको एमिट कर रहा है, और खुद उसका पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वांटम इफेक्ट जो है वो एग्जाम्पल है मैटर या पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन की या लाइट की। ठीक है, तो वो लाइट की पार्टिकल नेचर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। अब यहां पर होता क्या है स्टूडेंट्स के जो हमारे पास ये स्कैटर्ड वेव है, ये वाली जो है ये स्कैटर्ड फोटोन है, और ये जो था ये इंसिडेंट फोटोन था। तो मैं कह देता हूं कि मेरे पास इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा आई है, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ आई है, और उसकी एनर्जी ई आई है। इसी तरह जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी लैम्डा एस हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एस हो जाएगी, और उसकी एनर्जी ई एस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग खुद सोचें कि स्ट्राइक करने के बाद जो है वो फोटोन की एनर्जी कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारा दिमाग भी यही कहेगा हमें कि उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इनिशियल या स्ट्राइकिंग फोटोन से कम होती है। अगर एनर्जी कम होगी तो हमें पता है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी स्कैटर्ड की, कम होगी इंसिडेंट से। और फ्रीक्वेंसी
और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आखिर में हमें मिल जाएगा कि स्कैटर्ड फोटोन का जो वेवलेंथ है वो इंसिडेंस से ज़्यादा होगा। तो क्वांटम इफेक्ट में क्या होता है कि एक फोटोन है वो जाके इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, उसकी वजह से उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है। आखिरी एक और चीज़ जो आप लोगों से कॉमनली पूछी जाती है वो ये है कि कौन से लॉस जो है वो ये ओबे करता है। तो स्टूडेंट्स ये दो मेजर लॉस ओबे करता है, एक ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है और दूसरा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है, ये वाला क्वांटम इफेक्ट का प्रोसेस। ये हमने इस स्लाइड में सिर्फ देख लिया इंट्रोडक्शन के क्वांटम इफेक्ट क्या होता है और क्यों हम इसको पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में कंसिडर करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चेंज इन वेवलेंथ क्या होता है, या जिसको हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं क्वांटम शिफ्ट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये देख लिया कि जो हमारे पास स्कैटर्ड वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इनिशियल या इंसिडेंट वेवलेंथ से। तो अब क्या है कि मैं ये जो इनका डिफरेंस है, यानी कि स्कैटर्ड और इंसिडेंस का जो डिफरेंस है हमारे पास, वो कहलाता है क्वांटम शिफ्ट। तो अगर अभी कभी आप लोगों से ये पूछा हो कि फाइंड क्वांटम शिफ्ट, तो इसका मतलब है कि आप लोगों से चेंज इन वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है। तो चेंज इन वेवलेंथ का दूसरा नाम है क्वांटम शिफ्ट, और ये क्वांटम शिफ्ट इक्वल होती है h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा के। ठीक है, इस इक्वेशन में ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये m नॉट जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये c स्पीड ऑफ लाइट है, और ये जो थीटा है ये आपके पास एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। ये कौन सा वाला एंगल है? ये स्टूडेंट्स वो वाला एंगल है कि जब फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया और फोटोन बेंड हुआ या स्कैटर हुआ, तो ये जो एंगल आता है, ये वाला एंगल, ये है इस कॉस थीटा में एंगल। अब ये तो वो चीज होगी जब आप लोगों से पूछा गया कि हमें क्वांटम शिफ्ट के बारे में बता दें। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों से क्वांटम शिफ्ट की जगह एक सवाल किया हो कि स्कैटर्ड वेवलेंथ के बारे में बता दें, स्कैटर्ड फोटोन के वेवलेंथ के बारे में बता दें, यानी कि लैम्डा एस के बारे में। तो इस इक्वेशन को आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, लैम्डा एस को इस तरफ लिख लेंगे जबकि लैम्डा आई को उस तरफ ले जाएंगे, और ये आपके पास बन जाएगा लैम्डा आई प्लस एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। अब इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन के बारे में बता दें। तो एनर्जी का और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन है कि जो सॉरी फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले पूछ लेते हैं ताकि आप लोगों को इक्वेशन बनाने में आसानी हो। तो फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का आपस में क्या इक्वेशन है कि c होता है एफ लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा हमारे पास c बाय एफ। ठीक है, तो अगर इस ऊपर वाली इक्वेशन में मैं c बाय एफ डाल दूं लैम्डा की जगह, तो मेरे पास बन जाएगा c ओवर एफ एस इज इक्वल टू सी आई ओवर c ओवर एफ आई प्लस h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब इस सारी इक्वेशन को मैं c से डिवाइड कर दूं अगर, तो यहां पर इस तरह आ जाएगा, ये c इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा मेरे पास c स्क्वेयर। तो
यहां पर मैं लिख सकता हूं 1, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आखिर में आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन यानी कि ई एस फाइंड करके दे दें। तो ई एस के लिए क्या है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में एफ लैम्डा का रिलेशन है, या एफ की जगह मैं लिख सकता हूं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का एच एफ का रिलेशन है। ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी की जगह लिख सकता हूं ई ओवर एच। तो पिछली वाली इक्वेशन में जब मैं एफ को ई से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एच ओवर ई एस इज इक्वल टू एच ओवर ई आई प्लस एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। इस सारी इक्वेशन को अगर मैं h पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एट द एंड बच जाएगा 1 ओवर ई एस डिवाइडेड बाय 1 ओवर ई आई प्लस 1 ओवर एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये है हमारे पास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये सेकंड वाली इक्वेशन है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये थर्ड वाली इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो अगर आप लोगों से स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ के बारे में पूछा जाए, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा जाए या एनर्जी के बारे में पूछा जाए तो ये इक्वेशन इस तरह से आप लोगों के लिए मॉडिफाई होती है। तो क्वांटम शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा और बाकी चीजें ऐसा जिस तरह कि मैंने लिख दी हैं यहाँ पे। क्वांटम शिफ्ट के बाद अगली जो चीज है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वांटम्स वेवलेंथ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, क्वांटम्स वेवलेंथ हमारे पास ये h ओवर एम नॉट सी का दूसरा नाम है। हमें इक्वेशन से पता चला कि क्वांटम्स जो शिफ्ट होती है वो इक्वल होती है h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा के। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो ये h ओवर एम नॉट सी है ना, इसमें अगर आप लोग देखें तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, m नॉट जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है, और c जो है उसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। जब हम ये तीनों चीजें इस इक्वेशन में पुट करें यानी कि h ओवर एम नॉट सी में, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है 2.43 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -12 मीटर, और इस कांस्टेंट का नाम है क्वांटम्स वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि क्वांटम्स वेवलेंथ क्या चीज होती है। अब कुछ एमसीक्यूज आते हैं कि इस तरह का सवाल होता है कि इफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज, यहां पर आपको एंगल दिया होगा, व्हाट इज द क्वांटम्स शिफ्ट। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को दिया होगा। सबसे पहला एंगल है कि जब थीटा आपके पास होगा 0 डिग्री। ठीक है, जब थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा तो यहां पर आपके पास क्वांटम शिफ्ट हो जाएगा h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस ऑफ 0 होता है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0, और समथिंग डिवाइडेड बाय इनटू 0 इज 0। ठीक है, तो इस केस में क्वांटम शिफ्ट आपके पास आएगी 0, यानी कि देयर विल बी नो क्वांटम्स इफेक्ट अगर एंगल आपके पास क्या आया, 0 आया। सेकंड में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एंगल अब आपके पास है
90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल पे क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पे ये होगा कि जो क्वांटम्स चेंज है वो इक्वल होता है h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ 90 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90 होता है 0, तो ये इक्वल हो जाएगा h ओवर एम नॉट सी के। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं तो ये होगा कि क्वांटम शिफ्ट जो है वो इक्वल आ रही है h ओवर एम नॉट सी के। ठीक है, तो यहां पर लिखा जा सकता है कि क्वांटम शिफ्ट इज इक्वल टू क्वांटम वेवलेंथ, क्योंकि इसका नाम डेल्टा लैम्डा का नाम है क्वांटम शिफ्ट और h ओवर एम नॉट सी का नाम है क्वांटम वेवलेंथ। तो 90 डिग्री पे क्वांटम शिफ्ट जो है वो इक्वल हो जाती है क्वांटम वेवलेंथ के। अगला जो एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो 180 डिग्री के एंगल पे क्या होता है कि ये जो डेल्टा लैम्डा है ये हो जाता है h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है -1, तो h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 2h ओवर एम नॉट सी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं तो ये इक्वल आ जाएगा कि क्वांटम शिफ्ट इक्वल है 2h ओवर एम नॉट सी के इक्वल, यानी कि लिखा जा सकता है कि क्वांटम शिफ्ट जो है वो इक्वल है 2 क्वांटम वेवलेंथ के। और इसके लिए एक और बात भी लिखी जा सकती है कि क्वांटम शिफ्ट इज मैक्सिमम एट 180 डिग्री, क्योंकि क्वांटम शिफ्ट का आंसर इससे ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगेन ये तीनों एंगल्स आपको रिवाइज कराता हूं कि अगर एंगल 0 डिग्री होगा तो क्वांटम इफेक्ट होगा ही नहीं, क्वांटम शिफ्ट 0 डिग्री 0 होगी। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो क्वांटम शिफ्ट और क्वांटम वेवलेंथ इक्वल हो जाएंगे, या ऐसे भी कहा जा सकता है कि क्वांटम शिफ्ट इक्वल टू हो जाएगी क्वांटम वेवलेंथ। फिर अगर एंगल 1 डिग्री होगा तो पहली चीज ये कि क्वांटम शिफ्ट जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी क्वांटम वेवलेंथ के, और ये वो एंगल है जिस पे हमारे पास क्वांटम इफेक्ट या क्वांटम शिफ्ट मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, एक और आखिरी एंगल है वो है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि 60 डिग्री पे जो हमारे पास क्वांटम शिफ्ट होती है वो हाफ हो जाती है क्वांटम वेवलेंथ के। तो ये वो एंगल है जिसपे जो क्वांटम शिफ्ट है वो हाफ हो जाती है क्वांटम वेवलेंथ के। ठीक है, तो ये आ गया सारा हमारे पास एंगल्स की वेरिएशन कि किस एंगल पे क्वांटम वेवलेंथ या क्वांटम शिफ्ट हमारे पास कितनी होती है। तो क्वांटम इफेक्ट को समराइज अगर किया जाए तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या हो रही थी, स्कैटरिंग हो रही थी ऑफ फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन का जो वेवलेंथ था वो ग्रेटर था इंसिडेंट फोटोन से, और उसकी एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी कम थी इंसिडेंट फोटोन से। अगली चीज जो थी हमने ये देखी कि जो डेल्टा लैम्डा है उसका नाम होता है क्वांटम शिफ्ट, और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू इक्वल होती है
एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा के। फिर हमने ये देख लिया कि एच ओवर एम नॉट सी का नाम होता है क्वांटम्स वेवलेंथ, और इसकी वैल्यू होती है 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। उसके बाद एंड में हमने देख लिए एंगल वेरिएशंस को। एंगल वेरिएशंस में हमने ये देखा कि जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री था तो क्वांटम शिफ्ट हमारे पास 0 थी। फिर हमने देखा कि जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्वांटम शिफ्ट जो थी वो इक्वल हो गई क्वांटम्स वेवलेंथ के, यानी कि 2.43 एक्सपोनेंट 10⁻⁻12 मीटर के। तीसरा एंगल हमने देखा कि जब एंगल 180 डिग्री हो गया तो डेल्टा लैम्डा इक्वल हो गया 2h ओवर एम नॉट सी के, या क्वांटम शिफ्ट इक्वल हो गई 2 टाइम्स ऑफ क्वांटम वेवलेंथ के, यानी कि 4.86 इंटू 10⁻⁻12 मीटर के। और आखिरी एंगल हमने देखा 60 डिग्री का, जिसपे ये देखा कि क्वांटम शिफ्ट जो है वो इक्वल हो गई है हाफ ऑफ क्वांटम वेवलेंथ के, यानी कि 1.21 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को स्टूडेंट्स आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज क्वांटम इफेक्ट में इसी से आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम जाते हैं पेयर प्रोडक्शन और इनहेलेशन ऑफ मैटर की तरफ।